Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, जैसा कि आप जानते हैं 15 सितंबर से हमारे SA1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। लेसन की जो वीडियो मैं पहले ही आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। बेटा आप लेसन वाइज के क्वेश्चन आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके पास सेंड कर रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनना हो, लेसन को समझना है। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 3 रिवीजन रूलिंग द कंट्री साइड, यानी कि जो ब्रिटिशर रूलर थे उन्होंने गाँव की जो ग्रामीण एरिया है उस पर कैसे अपना शासन स्टार्ट किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। रियत, रियत किसको बोलते हैं? पिसेंट जो किसान होता है। महल, महाल जिसको गांव के जो ग्रुप होता है, विलेज गांव को महाल बोलते हैं। निज और रेत, ये टू टाइप्स की एग्रीकल्चर हमने लेसन के अंदर रीड की थी। तो निज जो कल्टीवेशन है ऑन प्लांटर ओन लैंड, यानी कि खुद की अपनी ज़मीन को निज कल्टीवेशन, और रेती ऑन रेत लैंड्स, यानी किसी दूसरे किसान की ज़मीन पर प्रोडक्शन करना, फसल ग्रो करना। तो इस प्रकार ये निज और रेती टू टाइप की कल्टीवेशन है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रोवर ऑफ वुड wood in Europe sought as a crop which would provide competition of their earning। किस प्रकार जो वोड था, नील का पौधा जिसको बोल सकते हैं, वोड का पौधा था, वो किसके साथ कंपटीशन था? वो इंडिगो के साथ कंपटीशन था। ये भारत के अंदर जो नील का पौधा था उसका कंपटीशन यूरोप के वोड के पौधे के साथ कंपटीशन था। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज, जो 18th सेंचुरी के लास्ट में इंडिगो जो डिमांड थी वो क्यों बढ़ रही थी बेटा, क्यों ज़्यादा बढ़ रही थी? बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, यानी कि जो कपास का प्रोडक्शन है, उत्पादन, वो बढ़ता जा रहा था। रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन विच इन टर्न क्रिएटेड एन इनोमर्स डिमांड फॉर क्लोथाइस, यानी कि जो कॉटन प्रोडक्शन था वो बढ़ रहा था, जिससे इंडस्ट्री लगाई गई। तो कपड़ा इंडस्ट्री लगने के बाद किसकी डिमांड बढ़ी? कपड़े को डाई करने की। इसलिए डाई की जरूरत बढ़ने के कारण इंडिगो का जो नील का पौधा था उसकी जरूरतें ज़्यादा बढ़ी। द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ डैश, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिमांड थी वो इंडिगो का जो पौधा था उसका प्रभाव पर कैसे हुआ? सिंथेटिक डाई, क्योंकि इंडिगो की जगह सिंथेटिक डाइज का प्रयोग किया जाने लगा, जो कृत्रिम डाइज होती है उनका प्रयोग किया जाने लगा। चंपारण जो मूवमेंट था वाज अगेंस्ट, किसके खिलाफ था वो? इंडिगो प्लांटर, जो नील की प्लांटर थे, नील के बागान लगा रहे थे, उनके खिलाफ चलाया गया था। क्या चलाया गया था? चंपारण मूवमेंट चलाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, ये सब बातें हम लेसन के अंदर अच्छी तरह से समझा चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसको समझा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट्स क्या है ये हम लेसन में अच्छी तरह से बता चुके हैं। किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट ए स्टेबल रिवेन्यू इनकम, यानी कि एक इनकम को बढ़ाने के लिए, जो लगान था उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश जो रूलर थे, मोस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू इनकरेज्ड, यानी कि हम ज़मीन पर अगर ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो जो किसानों की फसल है वो अच्छी होगी। एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव, और जो खेती है उसमें सुधार किया जाएगा। दिस लीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, उसके लिए लैंड में सुधार करने के लिए, ज़मीन में सुधार करने के लिए, एग्रीकल्चर में इम्प्रूव करने के लिए क्या बनाया गया था? परमानेंट सेटलमेंट बनाया गया था। कब? 1793 में। बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट्स, द राजा, इस बंदोबस्त के अकॉर्डिंग जो राजा थे एंड तालुकदार थे वह रिकग्नाइज्ड एज जमींदार, उनको जमींदार का दर्जा दिया गया था। देवर आस्क्ड द कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीसेंट टू पे रिवेन्यू टू द कंपनी, तो जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो किसानों के द्वारा क्या इकट्ठा किया जाता, किसानों के द्वारा क्या दिया जाता था? टैक्स दिया जाता था, रेवेन्यू लगान दिया जाता था। अब वो कौन इकट्ठा करने लगे थे? जो ब्रिटिश रूलर थे। अब उनको द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, तो जो परमानेंट सेटलमेंट बनाया था इसके बाद ये फिक्स किया गया था, फिक्स मात्रा में किया गया था, जो
रेवेन्यू था। अब इसको कम ज़्यादा नहीं, जिस किसान को जितना देना होता था उसकी ज़मीन के अकॉर्डिंग उससे उतना ही लिया जाता था। परमानेंट सेटलमेंट्स किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हम लेसन में अच्छी तरह से करवा चुके हैं। क्वेश्चन 4, हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट? ये टू डिफरेंसेस परमानेंट सेटलमेंट के बारे में अभी हमने रीड किया, और जो मालवारी सेटलमेंट है दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है ये मालवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। तो पहले हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी हमने क्वेश्चन 3 में रीड किया इसको। इट वॉज एम टू एट इंश्योरिंग स्टेबल रिवेन्यू फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मेन एम क्या था? मुख्य जो एम था, किसानों से जो लगान था वो निश्चित लगान लेना, यानी कि एक निश्चित अमाउंट उनसे लेना। द राजा एंड द तालुकदार वर चार्ज ऑफ द कलेक्टिव रेवेन्यू। जो तालुकदार होते थे या राजा होते थे वो इकट्ठा करते थे लगान किसानों से। इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि परमानेंट टाइम के लिए एक अमाउंट वो निश्चित कर देना। अब महलवारी सिस्टम है डिवाइज्ड बाय होल्ट मैकेंजी। ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। महलवारी सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया था? परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा बनाया गया था? कम इन टू अफेक्ट इन 1822। ये 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, और जो महलवारी सेटलमेंट है 1822 में। इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ये कौन से प्रांतों में? नॉर्थ वेस्टर्न के प्रांतों में। बंगाल प्रेसिडेंसी थी तीन उस टाइम पे। बंगाल, बॉम्बे और दिल्ली। इट वाज डिवाइस्ड एज ए अल्टरनेटिव टू परमानेंट सेटलमेंट। ये भी किसका अल्टरनेटिव ढूंढा गया था? परमानेंट सेटलमेंट का। द विलेज हेडमैन वर इन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू। लगान करने का जो हेडमैन बनाया गया था वो गांव का जो मुखिया होता था वही इकट्ठा करता था। किसके अकॉर्डिंग? महलवारी सेटलमेंट के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव टू एग्जाम्पल विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम फिक्सिंग रेवेन्यूज। अब ये पहले हम मालवारी और परमानेंट सेटलमेंट के बारे में रीड कर चुके हैं। अब हम जो रीड करेंगे वो मुनरो सिस्टम क्या था जिससे फिक्स रेवेन्यू लिया गया, एक निश्चित लगान लिया जाए। टू प्रॉब्लम विद अरोज। जो समस्याएं बढ़ रही थी वो टू प्रॉब्लम्स थी जो मुनरो के द्वारा सिस्टम लागू किया गया था उनसे। फर्स्ट, ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स्ड टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स। जो इनकम को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जो अपनी इनकम हो रही थी ब्रिटिशर की, उनको बढ़ाने के लिए उनकी इच्छा और बढ़ती जा रही थी कि उनकी इनकम और ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए इनकम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जो अधिकारी हैं वो लगान को बढ़ाएंगे, हाई करेंगे। जो लगान है वो ज़्यादा ऊंचा होगा, किसानों की जो फसल होगी उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है और जो लगान है वो ज़्यादा उन पर लिया जा रहा है। पीसेंट वर अनेबल टू पे रेट फ्लीट। तो इस प्रकार जो किसान थे वो इस प्रकार जो हाई रेवेन्यू है, जो ऊंचा लगान है वो दे पाने में एबल नहीं थे, योग्य नहीं थे। इसलिए रेत फ्लीट द कंट्री साइड है। गांव के जो किसान थे वो गांव छोड़कर बाहर जाने लगे, दूसरे एरिया में जाने लगे। विलेजर कम डेजर्टेड इन मैनी रीजन। तो इस प्रकार जो गांव के लोग हैं अपना एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो प्रॉब्लम आ रही थी वो किसके कारण आ रही थी? जो सिस्टम लागू किया गया था मुनरो के द्वारा, उस सिस्टम से जो प्रॉब्लम आई थी उनके कारण गांव के जो जमींदार थे, किसान थे, जो लगान ज़्यादा बढ़ रहा था उसके कारण अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रेट रिलुटेंट्स टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो की खेती करने के लिए किसानों पर किस प्रकार जोर जबरदस्ती की जाती थी? क्यों उनको दबाव डाला जा रहा था? तो इसके रीजन है, देखते हैं हम यहाँ। क्यों? द रेट रिलुटेंट्स टू ग्रो इंडिगो बिकॉज द प्लांटर पेड ए वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो। जो बागान लगाने वाले थे, नील के पेड़ों का बागान लगाने वाले थे, वो किसानों को बहुत कम कीमत देती थी, इसलिए किसान इसको उगाना नहीं चाहते थे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द रेट वाज नॉट इन ए पोजीशन टू इवन रिकवर हिज कॉस्ट, अर्निंग ए प्रॉफिट वाज फार फैचेज आइडियाज, दिस मीन्स दैट द रेट वाज ऑलवेज अंडर डिबेट्स।
जो किसान थे उनकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। जो कि पैसा अंग्रेज अधिकारी उनको देते थे इंडिगो क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो कम पड़ता था, इसलिए उनको प्रॉफिट नहीं होता था। प्रॉफिट किसको होता था? ब्रिटिश ऑफिसर को होता था। इसलिए जो प्रॉफिट न होने के कारण वो हमेशा अंडर डेब्ट यानी कि कर्जे में दबे रहते थे। किसान हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे, इसलिए इंडिगो की क्रॉप को ग्रो नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट, द प्लांटर इंसिस्ट दैट द पेशेंट कल्टिवेट इंडिगो ऑन द मोस्ट फर्टाइल पार्ट। किसानों को अपनी जो सबसे उपजाऊ जमीन होती थी उस पर इंडिगो के प्लांट को ग्रो करना पड़ता था। बट द पेशेंट प्रेफर्ड ग्रोइंग राइस, लेकिन जो किसान थे वो चाहते थे कि वो अपनी जो फर्टाइल लैंड है उस पे वो क्या ग्रो करें? राइस ऑन द बेस्ट सोइल, यानी कि उनके पास जो अच्छी जमीन है उस पर राइस को ग्रो करें। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, इंडिगो के पौधे को लगाने के बाद, फसल को उगाने के बाद, लैंड कुड नॉट बी यूज फॉर राइस, तो जमीन इतनी फर्टाइल नहीं रहती थी कि उसमें चावल को उगाया जाए, इसलिए अपने खाने को जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान चाहते थे कि वो अपनी जमीन में क्या उगाएं? राइस उगाएं। लेकिन जो ब्रिटिशर थे, ऑफिशियल थे, वो चाहते थे कि उस फर्टाइल लैंड पर सिर्फ इंडिगो के प्लांट को ग्रो किया जाए। इस कारण क्या था कि जो इंडिगो के प्लांट को ग्रो नहीं करना चाहते थे, रेत किसान उगाना नहीं चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेज विच लीड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। क्या रीजन था कि जो क्या परिस्थितियां थी जो इंडिगो प्रोडक्शन था बंगाल के अंदर वो खत्म होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। इसका रीजन क्या था? रेत बिगन टू रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, किसानों ने मना कर दिया ग्रो करने से, उगाने से इंडिगो को, नील की खेती करने से मना कर दिया। दे वर सपोर्ट बाय द विलेज हेडमैन एंड सम जमींदार इन देयर फाइट, उनको सहारा मिला गांव के मुखिया का, गांव के बड़े जमींदार का इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। द स्केल ऑफ द प्रोटेस्ट वाज सो मच दैट द गवर्नमेंट हैड टू इंटरवेन। तो इस प्रकार जो प्रोटेस्ट करने का किसानों के द्वारा जो अंग्रेज थे उनको लगान देने से, सरकार को लगान देने से मना कर दिया गया। इंडिगो कमीशन टू सेटअप टू इंक्वायरी इनटू द प्रॉब्लम, जो इंडिगो कमीशन बनाया गया था इंक्वायरी करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसान क्यों मना कर रहे हैं, क्यों इंडिगो की क्रॉप को ग्रो नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जांच करने के लिए क्या बनाया गया था? इंडिगो कमीशन। द कमीशन एक्सेप्टेड द फॉल्ट ऑफ द प्लांटर, उसने पता चला कि जो कमीशन के द्वारा क्या पता लगाया गया कि जो प्लांटर हैं, जो बागान मालिक हैं, वो फॉल्ट है, उनके अंदर कमी है। अलाउ द रेत ग्रो वट एवर दे विस्ट, और किसानों को अलाउ किया गया, परमिशन दी गई कि जिस अनाज को उगाना चाहते हैं वो उसी अनाज को उगाएं। दिस लीड टू इवेंचुअल कोलैप्स टू इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। इस प्रकार जो नील की खेती का प्रोडक्शन था वो बंगाल के अंदर खत्म हो गया था। ये था हमारा चैप्टर 3rd आवर पास्ट। वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स,